एमबीबीएस की दुकान में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हम अपनी पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कुछ बेसिक जनरल फार्माकोलॉजी के टॉपिक, जैसे ड्रग फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक के बीच का छोटा मोटा डिफरेंस, और वो फैक्टर्स जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चूज करने में हेल्प करते हैं। फैक्टर्स डिसाइडिंग जो होते हैं कि कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूज किया जाएगा, उसके लिए जो फैक्टर्स चाहिए उन फैक्टर्स में हम बात कर चुके हैं। वो हमारी पहली क्लास थी। आज हमारी दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की लोकल रूट होता है, सिस्टमिक रूट होता है, फिर उनके टाइप, उनके डिसएडवांटेज और एडवांटेज। फिर हम आगे पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक और उसमें जो एडीएमई स्टडी होती है वो। उसके बाद आगे के टॉपिक्स हैं फार्माको डायनामिक्स और फार्माकोथेरेपी, वो सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी का मेन जो मुद्दा है जिस पर बात की जानी है वो है कि रूट्स होते क्या क्या हैं और वो कैसे उनको अलग अलग बोला गया है कि ये पर्टिकुलर ये रूट है, मतलब उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये दो टाइप का है। पहला लोकल, दूसरा सिस्टमिक। अब बात आती है कि बोल तो दिया ठीक है, दो टाइप का है लोकल सिस्टमिक। इसका बेसिस क्या है कि ये दो टाइप का कैसे है लोकल और सिस्टमिक? तो इसका बेसिस है ऑन द आइडिया कि जो ड्रग है वो किस एरिया पे इफेक्ट कर रही है। मतलब हमें जो पर्टिकुलर ड्रग है हमें उसका इफेक्ट कैसे चाहिए, कोई पर्टिकुलर जॉइंट में चाहिए, मसल में चाहिए, एरिया में चाहिए, या सिस्टमिकली पूरी बॉडी में चाहिए। तो उस बेसिस पर हम ये रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन करते हैं कि हमें कुछ ड्रग हैं जो जिनका हमें जो इफेक्ट है वो सिर्फ एक लोकलाइज जगह पर चाहिए, ठीक है, और उसमें हमें जो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन चाहिए वो बहुत कम चाहिए। फिर हमें किसी पर्टिकुलर ड्रग का एक बहुत हाई कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर जगह पे चाहिए, लेकिन अगेन हमें उसका सिस्टमिक इफेक्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, या उसके कारण जो ओवरऑल टॉक्सिसिटी होती है वो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो उस बेसिस पे हमने डिफाइन किया है लोकल रूट और सिस्टमिक रूट। और ये रूट बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको ये डिफाइन करने में कि आप डोसेज कितना लोगे। अगर आप लोकल रूट से ले रहे हो, लोकल उस पर इफेक्ट चाहिए, तो आपका डोज का अमाउंट भी वेरी कर जाएगा। और सिस्टमिक इफेक्ट चाहिए तो डोज का अमाउंट अलग होगा। पूरी बॉडी के लिए ऑब्वियसली आपको चाहिए तो अलग अमाउंट लोगे आप दवाई का, और किसी पर्टिकुलर एरिया का चाहिए तो अलग अमाउंट लोगे। तो ये कुछ रीजन है कि क्या बेसिस है सिस्टमिक और लोकल का, ठीक है। हाँ, तो इसका ये जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस है कि ड्रग कितने एरिया को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ड्रग का एरिया ऑफ इफेक्ट, ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब आ जाते हैं कि ये क्लासिफिकेशन और आगे कैसे जा रहे हैं। तो एक है लोकल और एक है सिस्टमिक। अब लोकल जैसे कि बात हुई थी कि उसका एप्लीकेशन एक पर्टिकुलराइज्ड लोकलाइज्ड एरिया पे है, पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया की लोकलाइज्ड एक्शन है उसका, ठीक है, एक पर्टिकुलर सरफेस है। बहुत कन्वीनियंट है क्योंकि आपको पता है आपको एक पर्टिकुलर एरिया में इफेक्ट चाहिए, आप वहीं पे दवाई का यूज करोगे। जैसे स्किन हो गई, आईज हो गई, ईयर कैनाल हो गया, या नेजल म्यूकोसा हो गया। अब हम लोकल के टाइप देखेंगे। तो लोकल में पहला टाइप है टॉपिकल का। टॉपिकल का मतलब कि इसका जो एप्लीकेशन है वो एक्सटर्नल है, कि आपका एक्सटर्नल एप्लीकेशन है। दूसरी बात की बहुत कन्वीनियंट है, आराम से एप्लीकेशन हो जाता है। जैसे आपने कोई स्किन पे कोई ऑइंटमेंट लगाया, आई में कोई पर्टिकुलर ऑइंटमेंट या कुछ ऐसा लगाया, वैसा कुछ, ठीक है। दूसरी बात कि इससे जो एरिया ऑफ इफेक्ट है वो बहुत सारे हैं, ईयर कैनाल, आईज, नेजल म्यूकोसा, स्किन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरी बात कि आपको फॉर्म बहुत सारे मिल रहे हैं डोसेज के। लोशन हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, ड्रॉप्स हो गए, स्प्रे हो गया।
तो ये सारी चीजें हैं जो टॉपिकल का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे दूसरे का, डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू में भी आप जो इफेक्ट बोलेंगे, हम किसी पर्टिकुलर डीप टिश्यू की बात करें तो इसके लोकल के अंदर आएगा, लोकल रूट के अंदर, और उसमें भी उसका जो अप्रोच है वो सिरिंज और नीडल से है, सिरिंज एंड नीडल। अब जो बात हुई थी पहले, यहाँ पर सिरिंज और नीडल नहीं थी, यहाँ पे पाउडर था, ऑइंटमेंट था, ठीक है, स्प्रे था, लोशन था, तो ये सब था। यहाँ पर सिरिंज और नीडल है, तो यहाँ पे थोड़ा इन्वेजिव है। तो ये उसका एक ड्रॉबैक हो गया, क्योंकि जैसे ही आप इन्वेजिव जाते हो आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, स्टेराइल कंडीशन ये सब मेंटेन करना होता है। हाँ, अब इसका दूसरा पॉइंट है कि हमें एक ऐसा ड्रग यूज करना पड़ेगा जिसका एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो हो सिस्टमिक में। जैसे नी जॉइंट के लिए जब यूज करते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट, तो उसमें इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन दिया जाता है, और उसका एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होता है, क्योंकि वरना तो फिर वो पूरी बॉडी में कहीं भी जा सकता है, लेकिन हमें उसका इफेक्ट क्योंकि इंट्रा आर्टिकुलर लेवल पे चाहिए, हम मेक श्योर करते हैं कि वो नी जॉइंट पर ही इफेक्ट दिखाए। तीसरा है आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई में क्या है कि एंजियोग्राफी होती है जिसमें हम पर्टिकुलर ड्रग थ्रू ब्लड स्ट्रीम भेजते हैं, या फिर जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है जिनको फीमोरल या ब्रेकियल ब्रांचेस ऑफ आर्टरी से भेजा जाता है, उनका इफेक्ट एक पर्टिकुलर लिम्ब या पर्टिकुलर एरिया में होता है। या फिर एंजियोप्लास्टी में भी जो हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया भेजते हैं ताकि हम पता कर पाए कि कहीं कुछ ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया पे इफेक्ट शो करती है, वो पूरी बॉडी में शो नहीं करती। तो इसलिए वो आर्टेरियल सप्लाई लोकल के अंडर आता है। अब बात कीजिए सिस्टमिक की। सिस्टमिक में क्या है, हम ऐसे रूट से ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं जिससे वो पूरी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो, और उसका साइट ऑफ एक्शन जो है वो पूरी बॉडी के सर्कुलेशन से कंट्रोल करेंगे। अब इसका पहला एग्जांपल है ओरल, ठीक है। अब ओरल में क्या है, ये सबसे पुराना है, कि सबसे ओल्डेस्ट, कि आपने बचपन से दवाई खाते हुए सुना है, खाई भी होगी खुद, तो ये सबसे ओल्डेस्ट मोड है, सबसे कॉमनेस्ट है, कि सबसे कॉमन ऐसे ही होता है कि हाँ गोली लिख दी गई है, खा ली, या ओरल रूट से ले ली। सेफ है क्योंकि कोई इन्वेजिव नहीं है, आपको कोई कट वट या कोई इंजेक्शन सिरिंज वगैरह नहीं यूज करना पड़ रही है। असिस्टेंस नहीं चाहिए होता, ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। वंस यू आर प्रिस्क्राइब दी मेडिसिन, आप घर बैठ के अपनी मेडिसिन जब तक का प्रिस्क्रिप्शन है और जितने दिन का कोर्स है आप वो पूरा कर सकते हैं। और उसमें ये भी नहीं है कि कोई पेन वाला फैक्टर हो जनरली, और चीपर भी है, तो इसलिए ये बहुत ही कॉमनली अपनाया गया तरीका है। अब इसके जो डोसेज फॉर्म है वो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है। जैसे सॉलिड में हो गया पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और लिक्विड में हो गया कि सिरप हो गए, मिक्सचर हो गए, इमल्शन हो गए, जो आप ओरली यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सबलिंगुअल या फिर बकल की। सबलिंगुअल या बकल, अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने वो पढ़ा हो शायद कि जो एंजाइना का पेन होता है, उसमें एंजाइना पेक्टोरिस के पेन में एक ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट करके दिया जाता है, एक छोटी सी गोली जो एंजाइना के पेन के लिए, उसको बोला जाता है कि जीभ के नीचे रख के उसको बस लेट इट बी देयर, और फिर वो अपने आप चली जाएगी। तो ऐसा होता है कि या तो यू क्रश इट इन द माउथ, या फिर आप उसको प्लेस करो अंडर द टंग, और वहां से वो बकल म्यूकोसा के थ्रू स्प्रेड हो जाती है। इसमें एक चीज ध्यान रखने की होती है कि ये सिर्फ लिपिड सॉल्यूबल और नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स को लिए यूज होती है, कि उसका लिपिड सॉल्यूबल होना बहुत जरूरी है जो भी आप ड्रग यूज करो, और वो इरिटेशन कॉज ना करे आपके बकल कैविटी में। लेकिन इसका एक फायदा है कि एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है, मतलब एकदम मिनट्स में आपको असर दिख जाता है ऐसा। और एक और इसका ये है एडवांटेज कि लीवर का जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। अभी पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है असल में। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि
बेसिकली जब मेडिसिन जहाँ कहीं भी थ्रू अ रूट आप यूज करते हैं, तो वो अगर ओरली जा रही है या फिर वो थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम जा रही है, तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा और एक्सक्रीशन होगा। लेकिन जब वो लीवर में होने लगे, बिफोर वो ब्लड स्ट्रीम में गई, उसने अपना इफेक्ट दिखा, उससे पहले वो लीवर में चली गई, क्योंकि वो गट में गई, वहां से वो लीवर में चली गई। अब जब वो ड्रग लीवर में जाएगी, वहां पर उसका मेटाबॉलिज्म होगा। 100 यूनिट ड्रग है, हो सकता है 20-40 यूनिट ड्रग आपकी लीवर में मेटाबोलाइज हो जाए, और उसके बाद बाकी की बची हुई ड्रग आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए, तो वो 20-40 यूनिट आपका एक्सक्रीट हो जाएगा। उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब उससे होता क्या है कि आपने जो अमाउंट अपनी ब्लड स्ट्रीम में डालना चाहा है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण वो अमाउंट कम हो गया। जैसे आपको चाहिए था कि 100 मिलीग्राम मेडिसिन हमने या ड्रग हमने दी है पर्टिकुलर रूट से, लेकिन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण हो सकता है वो सिर्फ 60 मिलीग्राम रह जाए। तो ये होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इट इज बेसिकली लीवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। और वो भी कब? जब आप उसे ऐसे रूट से भेजो कि वो थ्रू डाइजेशन जा रही हो, थ्रू ईसोफिगस जाए, फिर स्टमक से वो लिवर के थ्रू चली जाए। सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो तब जाएगी, लीवर के बाद जाएगी, पहले पोर्टल वीन में जाएगी, पहले गट में जाएगी, फिर पोर्टल वीन में जाएगी, फिर वो लीवर में जाएगी। यहाँ हो जाएगा उसका मेटाबॉलिज्म। तो अगर यहाँ से वो 100 यूनिट्स आ रहे थे, यहाँ पर आगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जहां हमें भेजनी है ब्लड स्ट्रीम में, यहाँ पर 60 यूनिट, 40 यूनिट यहाँ से एग्जिट हो गया। क्यों हो गया? अरे बकल में नहीं जाएगा, एग्जिट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर उसका मेटाबॉलिज्म हो गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हम ट्राई करते हैं कि हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर सकें। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी मेडिसिन ये वेस्ट हो रही है, ये कहीं यूज नहीं आती, ये बस एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो ये बस वेस्ट हो रही है, इसलिए हम ट्राई करते हैं ऐसे रूट्स जिनमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं मिले। ठीक है। तो जो ये बकल और सबलिंगुअल वाला है, इसमें ऐसा होता है कि इसमें हम बच जाते हैं कि ना वो जाती है लीवर के पास, और ना ही वो एक्सक्रीट होती है। तो ये एक फायदा मिल जाता है, चीज एडवांटेज है। और इसीलिए कुछ मेडिसिन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने 60-40 बोला, हो सकता है कुछ में यहाँ पे ऐसा हो जाए कि वो 80 बाहर ही एक्सक्रीट हो जाए और सिर्फ 20 यूनिट बचे। ये हर ड्रग का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक हुआ कि उसको उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कितना है। तो अगर ऐसा होता तो कितनी कम मेडिसिन हमें मिल रही है। तो जिन ड्रग्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है, हम ट्राई करते हैं कि उन ड्रग्स को ऐसे रूट्स के थ्रू दिया जाए कि हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम हो जाए। जैसे बकल या सबलिंगुअल एक तरीका है, तो ये इसका एडवांटेज है। और इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा ग्लिसरल ट्राइनिट्रेट, जैसा अभी बताया था एंजाइना के पेन के लिए। अब इसका तीसरा है रेक्टल। कुछ अनप्लीजेंट ड्रग्स होते हैं जिनको हम रेक्टल रूट से देते हैं। कुछ सपोस्ट्रीज होती हैं, उनको भी हम रेक्टल रूट से देते हैं। एनिमा वगैरह जो हैं, उनको हम रेक्टल रूट से देते हैं। तो रेक्टल रूट तब यूज करते हैं या तो जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो या पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है। ऑल्दो एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होता है, इरेगुलर होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो थ्रू रेक्टल रूट ही दी जाती हैं। जैसे एनीमा है, डायजेपम सॉल्यूशन है, पैरासीटामोल सपोजिटरी है, ये सब दी जाती है क्योंकि वहां से जो एब्जॉर्प्शन है वो रैपिड होता है इन चीजों का। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन होता क्या, मतलब थोड़ा उसके एब्जॉर्प्शन की बात करें तो रेक्टम में दो तरह की वीन है, एक्सटर्नल हेमोरॉयडल वीन्स और इंटरनल हेमोरॉयडल वीन्स। एक्सटर्नल हेमोरॉयडल वीन्स ये लीवर को बाईपास कर देती है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। लेकिन इंटरनल हेमोरॉयडल वीन्स जो होती हैं वो बाईपास नहीं करती, इसीलिए बोलते हैं कि 50% जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती है दवाई जो रेक्टल रूट से जा रही है, पर 50% नहीं करती क्योंकि वो एक्सटर्नल हेमोरॉयडल वीन से जाएगी। डायजेपाम, पैरासीटामोल, एर्गोटामाइन, ये कुछ ड्रग्स हैं जो इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं क्यूटेनियस की।
क्यूटेनियस का क्या है कि कोई ऐसी ड्रग जो हाईली लिपिड सॉल्यूबल है कि उसको स्किन पर लगाएं और फिर वो प्रोलॉन्ग्ड और स्लो एक्शन दे, लेकिन उसका लिपिड सॉल्यूबल होना जरूरी है। ऐसी ड्रग्स को हम क्यूटेनियसली यूज करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है ट्रांसडर्मल पैचेस, जिसको ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम्स भी बोला जाता है। तो इनका क्या है कि ये पैच की तरह है जिनको स्किन पर लगा लिया जाता है, एंड देन दे आर जस्ट टेस्ट कि वो अपने आप उसमें से दवाई रिसती रहती है एक पर्टिकुलर रेट पे। जो उसकी माइक्रोपोर की मेम्ब्रेन होती है उससे दवाई का ड्रग रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी बोलते हैं उसको, वो एक पर्टिकुलर रेट से होती रहती है। अब वो जो रेट होती है और जो ड्रग एब्जॉर्प्शन की रेट होती है उसमें हमेशा एक बात ध्यान रखना कि रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी। तो अगर किसी का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऊपर नीचे भी हुआ तो रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी इतना स्लो है कि वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ड्रग का टॉक्सिसिटी हो गई है, ड्रग का लेवल बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमेशा ज्यादा रखा जाता है। अब इसमें एक चीज बहुत अच्छी होती है कि जो ड्रग की डिलीवरी है उसका रेट कांस्टेंट होता है जनरली। और भी चीजों पर डिपेंड करता है साइट वगैरह पे, पर जनरली एक जो फायदा है वो ये कि ड्रग डिलीवरी की रेट कांस्टेंट होती है। और इनको चेस्ट, एब्डोमेन, अपर आर्म, लोअर बैक, इन सब जगहों पे यूज किया जा सकता है। जो हमने पढ़ा था अभी कि ग्लिसरल टाइनेट्रेट होता है जो एंजाइना के पेन के लिए, उसका भी आपको ट्रांसडर्मल पैच इंडिया में अवेलेबल मिल जाएगा। एक और चीज कि मैनी पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट, इसकी हमने फर्स्ट क्लास में ही बात की थी जहां तक मुझे याद है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा हो जाता है कि हम दवाई खाना भूल गए, तो वो ऐसे ट्रांसडर्मल पैच को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक बार वो बॉडी में लगा लिया, अब एक दो दिन तक आपको इतना या एक हफ्ते तक आपको इतना दवाई का सोचनी नहीं है, क्योंकि वो पर्टिकुलर रेट से आपकी बॉडी में जा रही है। तो वो क्योंकि गोली खाना भूल गए तो वो उसका ट्रांसडर्मल पैच लगवा लेते हैं। बस इसका एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि कई बार इरिटेशन हो जाता है जिस साइट ऑफ एप्लीकेशन पे लगाया गया है। तो उसके लिए ये है कि आपने सपोज कभी हाथ पे लगवाया, फिर वो साइट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दो, किसी दूसरे हाथ पे लगा लो, तो ये सब हो जाता है। अभी तक के केसेस में जो इसका डिसकंटिन्यूएशन है कि लोगों ने पैचेस को डिसकंटिन्यू किया है मिड में, वो बहुत कम है। और वो सिर्फ 2 से 7% लोगों ने इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा, बाकी लोगों ने इस मेथड को बहुत ही अच्छे से अपनाया है। ठीक है, अब बात करते हैं इनहेलेशनल की। अब इनहेलेशनल क्या होता है कि कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको आप सिस्टमिक एक्शन जिनका आपको चाहिए होता है, और वो एज अ वोलेटाइल लिक्विड या गैस फॉर्म में अवेलेबल रहती हैं, तो आप इसको थ्रू इनहेलेशनल रूट दे सकते हैं, जैसे जनरल एनेस्थीसिया। और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस ऑफ एल्वियोलाई, जो आपका एल्वियोलाई का सरफेस है उसके थ्रू होता है, और उसका एक्शन बहुत फास्ट होता है। और उसको अगर आपको डिसकंटिन्यू करना है तो आप उसका इनहेलेशनल का जो रूट है उससे दवाई देना बंद कर दो, आपका जो एक्शन ऑफ ड्रग है वो बंद हो जाएगा। तो आपको एकदम ही कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाता है कि आपको कब से कितने देर से कितनी देर तक दवाई चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एक एडवांटेज है। एक जो नेगेटिव ड्रॉबैक इसका है इनहेलेशनल रूट का वो ये है कि कभी कभार क्या होता है, बिकॉज ऑफ दीज ड्रग्स जो कि वैसे तो इनहेल कर सकते हैं, वोलेटाइल है, लेकिन इनके कारण जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, क्योंकि इनमें इरिटेंट होते हैं। तो ये एक उसका नेगेटिव ड्रॉबैक है, वरना तो इनहेलेशनल का कोई ड्रॉबैक ऐसा नहीं देखा गया है। और क्योंकि इसका ऐसा कंट्रोल बहुत अच्छा है तो ये बहुत ज्यादा जगह प्रेफर भी किया जाता है। फिर है नेजल रूट। नेजल रूट मतलब कि अपने नोज की म्यूकोजा पे, नेजल रूट, एक सेकंड, नेजल रूट, हाँ, नोज की म्यूकोजा पे कुछ अप्लाई किया और वहां से वो एब्जॉर्ब हो गई ड्रग, उसको बोलते हैं नेजल रूट। इनहेलेशनल में वेपर है, यहाँ पर अप्लाई करना है आपको म्यूकोसा में। तो इम्पोर्टेंट है कि आप समझो कि कोई ड्रग, अगर इन दोनों में कंफ्यूजन है तो, कि कोई ड्रग कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, किस साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है वो भी समझना जरूरी है। यहाँ पे नेजल म्यूकोसा है लेकिन यहाँ पे एल्वियोलाई है। इसमें एक चीज यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट म्यूकोसा से हो रहा है तो यहाँ पर आपने लीवर बाईपास कर दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम बाईपास कर दिए, तो ये इसका प्लस पॉइंट है।
अभी तक कैल्सिटोनिन वगैरह जैसे ड्रग्स के लिए ऐसे नेजल रूट यूज किए गए हैं, और इंसुलिन जैसे ड्रग्स के लिए, मतलब हार्मोन के लिए, जहां आपको ब्लड ब्रेन बैरियर भी कभी कभार बाईपास करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट पर चीजें चल रही हैं। ठीक है। फिर आता है पेरेंटल रूट। अभी तक के सारे थे वो थे एंट्रल रूट की, मतलब इनमें कहीं ना कहीं हमने ट्राई किया था कि डाइजेस्टिव पाथवे को हम बाईपास कर सकें, लेकिन इनमें से बहुत सारों में हम डाइजेस्टिव पाथवे के थ्रू भी गए हैं। ठीक है। अब आता है पेरेंटल। पेरेंटल का मतलब है कि आपका जो ड्रग है वो डायरेक्टली आपके ब्लड में जाए, टिश्यू फ्लूइड में जाए, लेकिन आपकी जो सेंट्रल गट है, कि मतलब आपका जो ईसोफेगस है, उसकी म्यूकोसा के थ्रू ना जाए, उसको क्रॉस ना करना करे पड़े, क्योंकि एक बार जैसे ही वो क्रॉस करेगा वो फिर लीवर में जाएगा, फिर वहां से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हम उसके थ्रू नहीं जाना चाह रहे हैं, तो हम पेरेंटल रूट यूज करेंगे। ठीक है। अब जो भी हमें ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण लिमिटेशंस आती हैं, वो सारी बाईपास हो जाती है, और इसका जो एक्शन है वो बहुत फास्ट है। इमरजेंसी में इसको बहुत यूज किया जाता है। और पेरेंटल रूट के साथ एक और चीज है कि जब अनकॉन्शियस या वॉमिटिंग वाला पेशेंट है, हम तब भी यूज कर सकते हैं। ऑल्दो इसका डिसएडवांटेज है कि कॉस्टली होता है, स्टेरिलाइजेशन वगैरह करने होता है तो कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर आपका सेल्फ असिस्टेंस नहीं किया जा सकता। ठीक है। इंजेक्शन वगैरह की बात हो रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद इंजेक्शन नहीं लगा सकते, ऑल्दो इंसुलिन वगैरह की बात अलग है, पर अदरवाइज हमें एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर वर्कर की नीड पड़ती है। ठीक है। और चांसेस होता है कि लोकल इंजरी हो जाए इंजेक्शन वगैरह के कारण। एक वर्ड होता है प्लेवाइटिस, मतलब वीन का इंफ्लेमेशन, वो भी इसका एक डिसएडवांटेज माना गया है। लोकल टिश्यू की इंजरी हो जाए, तो ये सब चीजें हैं। ये भी बोला जाता है कि पेरेंटल रूट थोड़ा रिस्की होता है एज कम्पेयर टू ओरल। ठीक है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे पेरेंटल के। ये आता सिस्टमिक के अंदर ही है। ठीक है। तो पेरेंटल में सबसे पहला आता है, हाँ, तो अब हम बात करेंगे पेरेंटल रूट्स की। पेरेंटल में सबसे पहले आता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस पेरेंटल रूट्स को पता है सबसे अच्छा समझने के लिए उनके वर्ड्स पर फोकस करो। सबक्यूटेनियस मतलब जो क्यूटेनियस टिश्यू है वहां पर ड्रग डालना है। सबक्यूटेनियस जो लूज क्यूटेनियस टिश्यू तुमको मिलेगा, जहाँ पे नर्व्स बहुत सारी होती है, तो आप खुद सोचो कि क्योंकि नर्व्स बहुत ज्यादा है, हम ऐसा ड्रग यूज नहीं कर सकते जिसमें इरिटेंट हो। और क्योंकि वो सबक्यूटेनियस है और बहुत वैस्कुलर नहीं है, नर्व ज्यादा है लेकिन ब्लड वेसल कम है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी स्लोअर होगा। किसके कंपैरिजन में? इंट्रामस्कुलर मसल में बहुत होता है ब्लड वेसल एज कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस। तो जो सबक्यूटेनियस है वहां पर एब्जॉर्प्शन कम होगा एज कम्पेयर टू इंट्रामस्कुलर। ठीक है। और हम यहाँ से स्मॉल वॉल्यूम ही इंजेक्ट कर सकते हैं सबक्यूटेनियस में। ठीक है। ये भी उसका एक ड्रॉबैक है, ना हम इरिटेंट ड्रग यूज कर सकते हैं, ये उसका ड्रॉबैक है, और हम स्मॉल वॉल्यूम ही यूज कर सकते हैं। एक जो पॉजिटिव पॉइंट है कि सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमें सब क्यूटेनियसली यूज करना है ना, एकदम डीप पेनिट्रेट नहीं करना है। और एक और पॉइंट है कि जिन पेशेंट्स को शॉक होता है, कौन सा शॉक? SHOC के शॉक वाला शॉक, जिसमें आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं, उसमें हम सबक्यूटेनियस वाला वे यूज नहीं करते। क्यों? ऑलरेडी वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टेड है। ठीक है। अगर इतना होना चाहिए, वो इतनी है, ब्लड पास हो नहीं पा रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तुम कोई और ड्रग दे दो, तुमको लगता है कि वो जल्दी जा पाएगी? नहीं जा पाएगी ऑब्वियसली। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? कम है। और तुम डायरेक्टली तो दे भी नहीं रहे हो, जो यहाँ पे टिश्यू है तुम उसमें दे रहे हो, फिर वहां से वो जाएगा, पहले क्यूटेनियस टिश्यू, फिर वहां से ब्लड वेसल, और वो भी ब्लड वेसल भी वॉसो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, तो एब्जॉर्प्शन कितना कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए जो शॉक के पेशेंट होते हैं उनमें हम अवॉइड करते हैं। फिर आ जाओ इंट्रामस्कुलर। तुमको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मसल्स हैं जिनमें हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हैं। तो उन मसल्स के एग्जांपल है
डेल्टॉइड बेसिकली बड़ी स्केलेटल मसल्स जो होती है उनमें दिया जाता है, जैसे डेल्टॉइड हो गई, ट्राइसेप्स हो गई, ग्लूटियस मैक्सिमस हो गई, ठीक है, या रेक्टस फेमोरिस हो गई। ये सारी मसल्स हैं जिनमें हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, बड़ी मसल्स। और मसल्स का क्या है कि इनमें सेंसरी जो नर्व्स होती हैं वो कम होती हैं एज कंपेयर टू क्यूटेनियस टिश्यू के, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है कि आप थोड़ी इरिटेंट वाली ड्रग्स भी दे सकते हो, समझ रहे हो। यहाँ पर इरिटेंट नहीं दे सकते थे, लेकिन यहाँ इरिटेंट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नर्व्स हैं वो कम है, यहाँ पे नर्व्स ज्यादा थी। यहाँ पे क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत है, इसलिए जो एब्जॉर्प्शन है एक्व सॉल्यूशन का ब्लड में या वास्कुलर टिश्यू में वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी उसका एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो यहाँ जो नेगेटिव थे हमारे पास वो यहाँ पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये मसल है, यहाँ पर सेंसिटिविटी कम है, नर्व्स कम है और ब्लड वेसल ज्यादा है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एक और चीज है कि यहाँ पर पेन के चांसेस कम है मसल होने के कारण, लेस पेनफुल है। लेकिन आप सेल्फ इंजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको डीपली मसल में लगाना पड़ेगा, इसलिए आपको प्रॉपर मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रामस्कुलर। अब बात आती है इंट्रावीनस की, जिसको बोलते हैं आईवी। इंट्रावीनस मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट बोल रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम इंट्रावीनस ही यूज होता है। अब उसके रीजन, इसके एडवांटेजेस बहुत सारे, ठीक है। पहला कि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, डायरेक्ट, कोई किसी टिश्यू में नहीं जा रहा, किसी मसल में नहीं जा रहा, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि आप कितनी भी इरिटेंट ड्रग है वो भी दे सकते हो, क्योंकि जो इंटिमा होती है वीन की वो इनसेंसिटिव होती है, और आप जो भी ड्रग दे रहे हो वो ब्लड के रश के कारण डाइल्यूट हो जाता है। तो जो इफेक्ट है वो बहुत आसानी से कंट्रोलेबल होता है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि थर्मोफ्लेवाइटिस जो वीन्स का होता है, इन्फ्लेमेशन, उसका एक वो होने के चांसेस हैं, या फिर जो आसपास का टिश्यू है उसका नेक्रोसिस होने का चांसेस है। ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं थोड़े बहुत, लेकिन आप इसमें हाईली इरिटेंट ड्रग दे सकते हो, ये उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है एज कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस या इंट्रावीनस। इसमें आप हाईली इरिटेंट ड्रग दे सकते हो, ठीक है। लेकिन एक और चीज कि आप यहाँ पे सस्पेंशन वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि आप डायरेक्ट वीन में डाल रहे हो, तो एम्बोलिज्म हो सकता है। एम्बोलिज्म क्या होता है? ब्लॉकेज, ब्लॉकेज हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से जो भी ड्रग का क्या बोलते हैं फॉर्म है वो बहुत ध्यान रख के देना पड़ेगा। एक और चीज जो बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है 100% बायोअवेबिलिटी। 100% समझ रहे हो, मतलब जीरो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, लीवर में कुछ भी नहीं जा रहा। उसको बोलते हैं 100% बायो अवेलेबिलिटी, कि ब्लड में कितनी अवेलेबल है, पूरी अवेलेबल है। लीवर में जा ही नहीं रही तो एक्सक्रीट होने वाला चांस खत्म हो गया। अब पूरे ब्लड में सिस्टमिकली घूमेगी, वो पूरा सर्कुलेशन करेगी फिर जाएगा। तो इससे है क्या कि डोज रिक्वायर बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि वो डायरेक्ट सिस्टमिक जाएगी, डायरेक्ट ब्लड में जा रही है। तो आप ऐसा नहीं है कि अगर आपको 100 मिलीग्राम देना है आप 100 मिलीग्राम ही दोगे, आप उसको 150 नहीं करोगे कि अरे 50 एक्सक्रीट हो जाएगी इसलिए मुझे 100 चाहिए तो पहले मुझे 50 का एक मार्जिन लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, आपको जितना देना उतना डायरेक्ट दिया जाता है। लेकिन एक और जो यहाँ एम्बोलिज्म की बात हुई थी, एक तो हो गया कि ड्रग का फॉर्म के कारण एम्बोलिज्म हो गया कि आपने कोई ऐसा ड्रग दे दिया जो एम्बोलाय बन गया, ठीक है। दूसरा होता है एयर एम्बोलिज्म। अगर गलती से एयर का कोई बबल चला गया, देखा है वो सिरिंज पे ऐसे, सिरिंज को इंजेक्ट होने से पहले एयर के बबल्स हटाए जाते हैं, वो एम्बोलिज्म हो गया तो उसके कारण एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा, एयर अंदर चली जाएगी, वो काफी खतरनाक होता है, वो रिस्क होता है। तो वो एक नेगेटिव फैक्टर है इसका, ठीक है। एक और चीज, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है, ब्लड से तो फिर सारे ऑर्गन कनेक्टेड है, तो वहां भी रिस्क है कि अगर आपने बहुत ज्यादा दवाई गलती से दे दी, या दवाई कंटामिनेटेड थी, या वाइल कंटामिनेटेड था, कुछ भी था, द चांसेस कि आपका ब्रेन, हर्ट या कोई भी इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन, क्योंकि ब्लड के कांटेक्ट में है,
कंटामिनेशन के कारण इफेक्ट कर सकता है। मतलब इसका बहुत बड़ा रिस्क है ये, लेकिन 100% बायोअवेलेबिलिटी है, इसलिए इसको बहुत ही प्रेफर किया जाता है। ऑल्दो हमें याद रखना है कि वाइटल ऑर्गन्स को एक्सपोज कर देते हैं एकदम से कंटामिनेशन के लिए, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। फिर एक और है इंट्राडर्मल। फोर्थ है, जी लिख देते हैं। फोर्थ है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल का क्या है कि तुमने बीसीजी वैक्सीन ली होगी, सबने ही ली है, ठीक है, नहीं लगवाई तो लगवा लेना। तो बीसीजी वैक्सीन जो होती है, स्किन को ऐसे चिकोटी काट के जिसको बोलते हैं, स्किन को ऐसे पकड़ के, एक स्किन की अगर लेयर है और वहां पर अगर उसको डर्मा में, स्किन की लेयर में जब इंजेक्शन दिया जाता है उसको बोलते हैं इंट्राडर्मा। ठीक है, ये पर्टिकुलर कोई सेंसिटिविटी टेस्टिंग हो गई या बीसीजी वैक्सीन हो गई, इन चीजों के लिए यूज की जाती है एक पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, तो ये थे सारे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर फिर से देखें तो ये कुछ ऐसे थे। पहले हमने देखा लोकल, फिर हमने देखा सिस्टमिक। लोकल में हमने तीन देखे, टॉपिकल, डीपर और आर्टेरियल। ठीक है, उसमें टॉपिकल में उसी जगह, पर्टिकुलर जगह लगाने के लिए पाउडर हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, स्प्रे हो गया, लोशन हो गया। डीपली अगर हमें उसका इफेक्ट चाहिए, जैसे कोई पर्टिकुलर एक जॉइंट पे, तो सिरिंज और नीडल से हमने यूज किया है। फिर आर्टेरियल सप्लाई, जैसे नी जॉइंट में हमें चाहिए उसकी पर्टिकुलर जगह पे, तो हम आर्टेरियल सप्लाई में यूज करेंगे। अब सिस्टमिक में आ जाओ। सिस्टमिक का इफेक्ट चाहिए तो ओरल, फिर सबलिंगुअल, फिर हमने पढ़ा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फिर रेक्टल। ठीक है, फिर पैचेस आ गए, ट्रांसडर्मल पैचेस, फिर इनहेलेशनल। इनहेलेशन में एक चीज याद रखनी थी कि इनहेलेशनल में जो ड्रग है वो वोलेटाइल होगा। ठीक है, वो एल्वियोलाई से जाकर एब्जॉर्ब होगा, जबकि नेजल में नेजल म्यूकोसा। और यहाँ पे लीवर का जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म था वो बाईपास हो रहा था। फिर हमने पढ़ा पेरेंटल। पेरेंटल क्या होता है कि हमें एंटेरिक रूट से जाना ही ना पड़े, तो लीवर वाला पूरा सीन बच जाता है, हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बच जाते हैं। अब उसमें भी सबक्यूटेनियस, फिर मसल में है तो इंट्रामस्कुलर, अगर क्यूटेनियस में है तो क्यूटेनियस टिश्यू में है तो सबक्यूटेनियस। फिर आ जाओ वीन में, कि डायरेक्ट वीन में जब हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं इंट्रावीनस। फिर होता है इंट्राडर्मल। ये चार, ठीक है, इसमें कि पेरेंटल में, इंट्राडर्मल, इन चार के बाद आपका ये खत्म हो जाता है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम आगे पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। सब्सक्राइब करो और अपनी एमबीबीएस की दुकान पर ऐसे ही वीडियोस पाओ।